एमएसपी का कानून नहीं बना तो बहुत भयानक लड़ाई देश में होगी किसानों की सरकार के साथ। और मेरे तो 4 महीने रह रहे हैं, मैं तो छोड़ के इसी में कूद पड़ूंगा। टावर गिरा दिए, इन गोदामों को फाड़ दो, इनकी कोई जरूरत नहीं है और कोई डरने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं होगा। मैं चलूंगा जेल आपके साथ। ये इस्तीफा मेरे हर वक्त साथ रहता है, वो मेरे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि मैं अपनी माँ के पेट से गवर्नर नहीं पैदा हुआ था। मैं तो लड़ते झगड़ते हो गया। इस वक्त हमारे लोगों पे बहुत सख्त वक्त, बहुत कड़ा वक्त है किसानों के ऊपर। पूरे देश में किसान बहुत तरह से सताया जा रहा है और जो सरकार चला रहे हैं उनके खाने और खाते में किसान का कोई नाम नहीं है। जब ये 3 कानून आए और हमारे लोग जाके बैठ गए, वो मरने लगे, 600 लोग जब मर गए, तो फिर मेरे से रुका नहीं गया और मैं अपना इस्तीफा जेब में रख के मैंने सोचा कि लानत है ऐसे पद पे कि मैं उसे लिए बैठा रहूं और हमारे लोग दिल्ली की सीमाओं पे जलील होते रहे। मैं प्रधानमंत्री जी से मिलने गया और मैंने उनको कहा कि देखिए साहब, इनके साथ बहुत ज्यादती हो रही है, इनको कुछ ले दे के निपटा दीजिए। तो उन्होंने कहा चले जाएंगे, क्यों चिंता करते हो। मैंने कहा साहब, आप इनको जानते नहीं हो, ये तब जाएंगे जब आप चले जाओगे। और बराड़ साहब, सिख भाइयों के लिए तो मैंने उनको बताया कि ये तो 300 साल तो भूलते नहीं हैं और किसी लड़ाई में इस तरह का समझौता नहीं करते हैं जैसा आप समझते हो। इनके तो गुरु महाराज के 4 साहबजादे शहीद हो गए थे, लेकिन समझौता नहीं किया था। और मैं आपको डराने नहीं आया, लेकिन मैं आपको सावधान करने आया हूं कि इनके साथ जाति मत करना। ये जब मिसेस गांधी ने ब्लू स्टार ऑपरेशन किया, उसके बाद 1 महीने तक अपने फार्म हाउस पे उन्होंने महामृत्युंजय का पाठ कराया। अरुण नेहरू मेरे अच्छे दोस्त थे, उनके भतीजे थे। उन्होंने कहा फूफी आप तो इसमें यकीन नहीं करती थी। तो उन्होंने कहा कि तुम जानते नहीं हो बेटा, जिसने भी इनका स्वर्ण मंदिर छुआ है वो जिंदा नहीं बचा, ये मुझे मारेंगे। उनको ये इल्हाम था और वही हुआ। फिर जनरल वैद्य मारा गया। तो मैंने कहा साहब, ये छेड़ने की चीज नहीं है, पहले इनके बारे में जानकारी कर लो, फिर आप तय करो क्या करना। और ये हमारे वाले, ये तो 6ठे महीने लाल किले पे जा चढ़ते थे, कभी आगरा में जा चढ़ते थे, कभी दरवाजे, कभी दरवाजा फाड़ लेते थे, कभी कब्र फाड़ देते थे। इनसे भी नहीं लड़ा जाता। तो इनको ले दे के निपटाओ तो आपके हक में रहेगी वो बात। खैर, उस दिन वो उनकी बात समझ में नहीं आई, कुछ दिन बाद आई, देर आए दुरुस्त आए। फिर उन्होंने वही किया जो मैं कह रहा था उनसे, और माफी मांग के कहा कि मैं माफी चाहता हूं और मैं इन 4 कानूनों को वापस लेता हूं। अभी एमएसपी का मामला रुका हुआ है और मैं यहां प्रेस हो तो उसके माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं सरकार को कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ, धरना खत्म हुआ है। अगर एमएसपी का कानून नहीं बना तो बहुत भयानक लड़ाई देश में होगी किसानों की सरकार के साथ। और मेरे तो 4 महीने रह रहे हैं, मैं तो छोड़ के इसी में कूद पड़ूंगा। इस्तीफा मेरे हर वक्त साथ रहता है, वो मेरे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि मैं अपनी माँ के पेट से गवर्नर नहीं पैदा हुआ था। मैं तो लड़ते झगड़ते हो गया था। तो इस लड़ाई में, और मैं आपको वैसे भी वादा करता हूं कि रिटायर होने के फौरन बाद मैं किसानों की लड़ाई में पूरी ताकत से कूदूंगा और पूरा देश घूमूंगा।
जितने किसान आंदोलन छोटे बड़े हुए हैं उन सब में स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करो, ये बात कही गई है और ये किसी ना किसी दिन पक्की हो जाएगी। इसी तरह एमएसपी है, एमएसपी के बिना हमारा गुजारा नहीं है और एमएसपी सरकार देना नहीं चाहती है। उसका कारण है सरकार के जो दोस्त हैं, मैं अभी आ रहा था 20 दिन पहले गुवाहाटी आया, मैं वहाँ से मेघालय से, वहाँ उस एयरपोर्ट पे एक लड़की बड़ी मॉडर्न मेरा स्वागत करते हुए मुझे मिली। मैं कहा आप कौन हैं? कि साहब मैं अडानी की तरफ से आई हूँ। मैं कहा अडानी का यहाँ क्या मतलब है? कि नहीं साहब ये एयरपोर्ट अडानी को दे दिया गया। अब अडानी को एयरपोर्ट, उसको सारे जो है रेलवेज, शिपयार्ड, सब चीज़ें उसको जा रही हैं। तो ये जो चीज़ है इसको कहीं रोकना पड़ेगा। ये सारा देश बिकने नहीं देना चाहिए हमको। और ये एमएसपी इसीलिए लागू नहीं हो रही है क्योंकि अडानी ने 5,000 वर्ग मीटर का एक बहुत बड़ा गोदाम पानीपत में बना लिया, जिसमें वो गेहूं खरीद के रखेगा, सस्ते पे खरीदेगा, महंगे पे बेचेगा। जी जी क्या कह रहे हैं? भर दिया। हाँ, तो मैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं भी यही कहूंगा। जो पंजाब में किसानों ने किया कि वो उसके अंबानी के टावर गिरा दिए, इन गोदामों को फाड़ दो, इनकी कोई जरूरत नहीं है हमको और कोई डरने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा, मैं चलूंगा जेल आपके साथ। ये जो अंबानी है, अडानी तो अब खैर दुनिया का सबसे मालदार आदमी हो गया, देश का तो हो ही गया। कोई पूछे भाई कैसे हो गया? हम तो नहीं हो रहे, हमारा इतने मेहनत करते हैं, बर्बाद हो लिए सब, कोई मालदार नहीं हो रहा, ये कैसे हो रहा है? कुछ तो बताएं प्रधानमंत्री, कैसे मालदार हो रहा है? अंबानी का मैं बताता हूं, उसकी बेटी की सगाई में 300 करोड़ रुपया खर्चा हुआ और एक पैसे की चैरिटी नहीं करता, एक पैसा दान नहीं करता। दुनिया के जितने बड़े लोग हैं, संगीत की दुनिया के एक बड़े आदमी है लॉर्ड गिल्डोफ उनका नाम है, वो अपनी सारी आमदनी अफ्रीका के बच्चों की पढ़ाई के लिए दान करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वाला अपना सब दान करता है, ये एक धेला दान नहीं करता। मैं तो ये कहता हूं जगह जगह इसके लिए कि ये इंसान भी नहीं है, सड़े हुए आलू की बोरी है, इनको कोई इज्जत मत दीजिए, इनको सेठ भी मत कहिए, और जब तक इन पे हमला नहीं होगा तब तक ये क्लास रुकेगी नहीं। हम नीचे जाते रहेंगे, ये ऊपर जाते रहेंगे। मैं अब जो आपके काम की बात है वो बताना चाहता हूं कि देखिए, हमारे पास ना तो वो सड़ी हुई हवेलियां हैं कि जिन पे हम कर्जा लेके होटल बना लेंगे, ना हमारे पास महल हैं, ना हमारे पास रुपया है। हम तो छोटी छोटी जमीनों के मालिक हैं, उसी में ऊपर नीचे होते रहते हैं। एक ही तरीका है एम्पावर होने का, ताकत हासिल करने का और आगे बढ़ने का, और वो है तालीम का। दुनिया में जिन कौमों ने तालीम की तरफ ध्यान दिया वही तरक्की की है। एक घटना मुझे इंग्लैंड की याद आती है, जब वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था, बजट पेश हो रहा था। बजट में सारी मदों में कटौती की गई, लेकिन एजुकेशन में कोई कटौती नहीं हुई। खड़े हो गए विपक्ष के लोग, उन्होंने कहा साहब इसमें कटौती क्यों नहीं हुई? प्रधानमंत्री ने कहा कि टूटे हुए पुल दोबारा बन जाएंगे, मकान दोबारा तामीर हो जाएंगे, कारखाने फिर बना लेंगे, लेकिन अगर एक पीढ़ी तबाह हो गई तो उसको दोबारा खड़ा नहीं किया जा सकता। तो ये जो हमारी पीढ़ी है, इसकी तालीम पे अब वो सारी चीजें छोड़ दो कि बुढ़े के मरने पे 40 गांव की चिट्ठी फाड़ोगे, बुढ़ा सूरजमल हो जाएगा उससे। उस पैसे को बचाओ। दहेज में आजकल हमारे यहाँ तो 4 छल्ले की गाड़ी मांगते हैं, वो कौन सी है? ओडी। वो मत मांगो। घर में मैं गया अभी, वहां हनुमानगढ़ मेरे शिकायत की लोगों ने
कि साहब घर में 2 आदमी हैं, मकान 15 कमरे में बना रखा है और 5 बीघे में बना रखा है। क्यों भाई? मैं जब MP रह लिया था, MLA रह लिया था, मिनिस्टर रह लिया था, तब भी मैं दिल्ली में 2 कमरे के मकान में रहता था। जब मुझसे मिलके चौधरी लोग नीचे उतरते थे तो मेरा ड्राइवर बताता था कि साहब वो कह रहे हैं कि बताओ भाई, ये तो 2 कमरे के मकान में तो रह रहा है। मैंने कहा इनको अकल नहीं है, 2 कमरे का मकान मेरी ताकत है। इस 2 कमरे के मकान की वजह से मैं प्रधानमंत्री से पंगा ले सकता हूं। अगर मेरे पास दौलत होती, मेरे पास इल गॉटन वेल्थ होती, मेरे पास बड़े बड़े महल दुमहले होते तो मैं नहीं लड़ सकता था, क्योंकि ईडी आ जाती अगले दिन, इनकम टैक्स आ जाता। अब तो मैं जब गया कश्मीर में, जब गया तो जाते ही 2 मामले मेरे सामने आए और दोनों में घपला था। मुझे सेक्रेटरी ने कहा जी इनमें गड़बड़ है, तो मैं कहा इनको कैंसिल करो। उन्होंने कहा साहब इनमें 150 करोड़ रुपया है। मैं कहा भाड़ में जाए, मैं तो 5 कुर्ते पजामे में आया हूं, ऐसा ही जाऊं। और मैं तीसरे दिन प्रधानमंत्री जी को मिलने गया। मैंने उनको बताया कि साहब ये मामले थे, मैंने कैंसिल कर दिए। आपकी कोई दिलचस्पी हो तो मुझे बताएं, मैं नहीं करूंगा, मैं छोड़ दूंगा। और उसमें अंबानी का भी था एक, वो जो छोटे वाला अंबानी है वो था उसमें। तो मैं दोनों कैंसिल कर दिए और आज मैं मौत से हूं, किसी चीज से नहीं डरता हूं। मैं आपको ये बताऊं कि जो फकीरी है इसमें बहुत ताकत होती है, अमीरी में ताकत नहीं होती।